हेलो दोस्तों, और स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में। तो आज आपको हम नए अंदाज में आपको दिख रहे होंगे और नए अंदाज में ही आपको हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। और टॉपिक हम लोग का है प्रोनाउन, और प्रोनाउन में हम लोग का जो नया टॉपिक की हम बात जो कर रहे हैं वो है हम लोग काइंड्स की चर्चा करेंगे। दोस्तों, नए टॉपिक में हम लोग नए काइंड्स की चर्चा करेंगे। हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन को डीपली पढ़ लिया है। हम लोगों ने इसके बाद अगला पॉजेसिव प्रोनाउन को भी हम लोगों ने देखे हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं वो है आपका, चलिए पहले रेसिप्रोकल को देख लेते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन वर्सेस एम्फैटिक प्रोनाउन, दोनों को साथ ही देखेंगे दोस्तों। एम्फैटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल वर्सेस एम्फैटिक। दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग होता है। जो हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन पहले होते कौन कौन से, ये पहले आपको समझना है। तो चलिए सबसे पहले जो हम लोगों को प्रोनाउंस में आपको पर्सनल प्रोनाउन मैंने डिस्कस किया होगा। जो पर्सनल प्रोनाउन होता है फ्रेंड्स, हम लोगों का पर्सनल प्रोनाउन आई का क्या होता है, माई सेल्फ। ठीक है, आप गलती से भी माई सेल्फ वर्ड इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, गलत हो जाएगा सेंटेंस आपका। माई सेल्फ वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, ये चीज हमको ध्यान देना है। सेकेंड होता है वी फ्रेंड्स। आई हमारा कौन सा फॉर्म में होता है, सिंगुलर। वी हमारा प्लूरल होता है, राइट। वी का हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम लोग बात करेंगे, सॉरी रेसिप्रोकल मैंने लिख दिया है। रिफ्लेक्सिव मुझे हम लोग को डिस्कस करना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है दोस्तों। तो वी का आवर सेल्फ नहीं होगा, रीजन क्योंकि वी हमारा हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। वेयर इज डस्टर, यस, ये हमारा कभी नहीं होगा दोस्तों। जब भी हम लोग मेंशन करेंगे तो आवरसेल्व्स प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। जो हमारा सेकंड होगा वो ध्यान देंगे, और वो है हमारा यू। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, और जो हमारा ये था सेकंड में, अर्थात सेकंड पर्सन के सिंगुलर नंबर में फ्रेंड्स यू, प्लूरल में भी हम लोगों का यू होता है। तो क्या हम लोग इसको करेंगे, योरसेल्फ और योरसेल्व्स। ठीक है ना, ये चीज हम लोगों को ध्यान देना है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब यहां से हम लोग को देखो, उसके बाद हम लोग का ही है। ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम लोग क्या होगा, हिमसेल्फ। ये सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, इसलिए इस कॉलम में हम लोग दोनों को रखेंगे करेक्ट। इस कॉलम में फ्रेंड्स हम लोग दोनों को करेक्ट मानना होगा। रीजन आपको स्पष्ट है, क्योंकि यूज सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। क्लियर है ना। चलिए हिमसेल्फ, ठीक है, हिमसेल्फ्स नहीं मेंशन कर सकते हैं, हिमसेल्फ्स। ठीक है, ये गलत हो जाएगा हमारा। आगे की जो बात हम लोग करेंगे वो आपको पता है, हिम के बाद क्या है, सी का हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो आपका हरसेल्फ हो जाएगा। ठीक है, हरसेल्फ प्लूरल फॉर्म में नहीं करोगे क्योंकि ये गलत हो जाएगा हमारा। हरसेल्फ्स को हम लोग प्लूरल फॉर्म में नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये हमारा प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, हमारा सिंगुलर फॉर्म में ही आपको दिखाई देता है। नेक्स्ट है हमारा ईट। ठीक है, ईट का हमारा इटसेल्फ होता है, इटसेल्फ। ये कांसेप्ट आपको समझ लेना, क्योंकि हमेशा सिंगुलर और प्लूरल की बात नहीं चलेगी। इटसेल्फ इसकी बात हम लोग नहीं करेंगे, रीजन ये हमारा क्या है, गलत हो गया। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स दे। ठीक है, दे जो है हमारा, ये हमारा क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर प्रोनाउन। क्या होगा इसका, सिंगुलर फॉर्म में तो होता ही नहीं है, इसलिए दे सेल्फ की यदि आप बात करते हो दोस्तों तो ये गलत हमारा कॉन्सेप्ट माना जाएगा, क्योंकि हम लोग दे को सिंगुलर फॉर्म, ये तो ऑलरेडी प्लूरल है, तो हम देमसेल्फ नहीं मेंशन करेंगे। जब भी हम लोग मेंशन करेंगे देमसेल्फ, सही आप कोऑपरेट कर रहे हो, ये हमारा हो जाएगा देमसेल्फ। अब हमें समझना है कि इन बातों के बाद कि आखिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो दोस्तों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है कि जो कोई हमारा सब्जेक्ट जो होता है, ध्यान से देखिए, जब हमारा सब्जेक्ट होगा वो एक्शन को परफॉर्म करेगा। ठीक है ना। तो जब हमारा सब्जेक्ट कोई एक्शंस को परफॉर्म करेगा, ठीक है, एक्शन, ठीक है ना, तो एक्शन वाले को हम कौन सा पार्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं, वर्ब।
ठीक है ना। तो जब एक्शंस को हमारा परफॉर्म करेगा तो इसका जो रिफ्लेक्शन है पुनः वो कहां पर आ जाएगा, सब्जेक्ट पर। तो फ्रेंड्स यदि उसका रिफ्लेक्शन सब्जेक्ट पर जाएगा तो निश्चित तौर पर हम लोग समझेंगे ये हमारा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर है। अब यहां पर देखो, यदि अब हम एम्फैटिक की बात करें तो ध्यान देना है, जो आपके वर्ड्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन रहे हैं दोस्तों, यही हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन है, अलग से हमारे वर्ड नहीं है। तो सर फिर अलग अलग काइंड क्यों हुआ, एक रिफ्लेक्सिव और दूसरा एम्फैटिक। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये जो वर्ड्स का यूसेज है हम इस्तेमाल करते हैं ना, इसके आधार पर इसको डिफरेंट में इस्तेमाल किया गया या डिफरेंट भाग में इसको क्लासिफाई किया गया। रिफ्लेक्सिव एक अलग होगा, एम्फैटिक कोई अलग होगा, लेकिन जो वर्ड्स हैं हमारे यही सारे वर्ड्स हैं, अलग वर्ड नहीं होते हैं। तो जो एग्जांपल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का सिंगल एग्जांपल्स आपके एम्फैटिक, सिंगल ना करके बिल्कुल आप सेम कहिए, उसके जैसा नहीं, वही वर्ड्स हमारे रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउंस है एम्फैटिक प्रोनाउंस बनते हैं। क्लियर हो गया एकदम से, ठीक है। अब हमें एम्फैटिक की चर्चा करना है, ठीक है ना। फिर से मैं चर्चा करना चाहूंगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता हमारा क्या है, ये देखो आप, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा क्या है कि जब कोई सब्जेक्ट जो है एक एक्शन परफॉर्म किया, ठीक है, और इस एक्शन का रिफ्लेक्शन पुनः सब्जेक्ट पर ही आया, लौटा, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। यानी एक्शन यदि रिवर्स जा रहा है सब्जेक्ट पर तो यहां पर हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। ठीक है। एम्फैटिक में क्या होगा कि सब्जेक्ट को, इसमें दो तरीका है कि सब्जेक्ट हमारा कोई एक्शन कर रहा है, कोई एक्शन किया यानी कि सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है और एक्शन करने से कोई यदि डायरेक्टली अफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है, तो उस वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। और यदि सब्जेक्ट के एक्शन का रिफ्लेक्शन यदि ऑब्जेक्ट पर जा रहा है, ठीक है ना, तो हम लोग ऐसी स्थिति में ऐसे प्रोनाउंस को हम लोग एम्फैटिक प्रोनाउंस प्रोनाउन कहते हैं। हाँ, एम्फैटिक प्रोनाउंस कहते हैं, श्रेणी मत कहिए, एम्फैटिक प्रोनाउंस। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि हम लोग कौन सा एम्फैटिक है कौन सा रिफ्लेक्सिव है। देखो एग्जांपल के थ्रू, I while cooking I burn myself, मैंने खुद को जला डाला। तो अब यानी कि एक्शन हो रहा है बर्निंग करने का, ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, लेकिन इसका एक्शन कहां पर आ जा रहा है, सब्जेक्ट पर। ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। ये कौन सा प्रोनाउन हुआ हमारा, लेकिन हम यही सेंटेंस में ऐसे कहें कि आई बर्न माई फिंगर माई सेल्फ। अब जो है एक्शन हुआ बर्न करने का, लेकिन बर्न हुआ क्या है, एक पार्ट फिंगर को, यानी ये जो एक्शन यहां पर परफॉर्म हो रहा। और ये सेंटेंस में ऐसा लगता है कि जो बर्न होने का काम जो किसी पार्ट है वो खुद ही बर्न हो गया है, झुलस गया। आप समझ सकते हो कुकिंग के दौरान गैस ने किया, खुद ही झुलस गया। यानी जो डैमेज हो रहा है वो सब्जेक्ट के वर्ड का जो रिफ्लेक्शन है वो डायरेक्टली सब्जेक्ट पर जा रहा है। तो जब सब्जेक्ट पर है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझोगे दोस्तों। ऑब्जेक्ट पर आएगा हमको समझना है एम्फैटिक। ये ध्यान कंसेप्ट रखना है। I burn myself while cooking। अब इस सेंटेंस में देखो while cooking, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है हमारा, ये हमारा कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव कहेंगे तो आप गलत कर बैठेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हमारा नहीं होता, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ लेना है। कुछ पॉइंट आपको ऐसा विशेष नहीं है नोट करने लायक, जल्दी से भी आपको ऐसा चीज दिखता है जल्दी से आप उसको नोट कर ले सकते हो। चलिए, ये सारे बात आपको पहले से बता भी है, तो बढ़ते हैं आगे ही। चलिए दोस्तों, अब कई एग्जांपल्स लेंगे जहां पर हम लोग इस्तेमाल करके आपको बताएंगे कि हम लोग करना क्या है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
अब अगला एग्जांपल पर हम बात करते हैं। हाँ, आई फेल डाउन, हाउ का फेल क्या हो गया? बिट्टू फॉर्म में। आई फेल डाउन एंड हर्ट। अब बताओगे HURT हर्ट, हर्ट का मतलब चोट पहुंचाना, जख्म करना। ये हर्ट V1 फॉर्म, V2 और V3 तीनों होता है। V1 V2 और भरता थर्ड। तो आपके कंफ्यूज नहीं होंगे। बताओगे कौन सा फॉर्म है? V2। रीजन क्योंकि हमारा देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा क्या है? फिर पास्ट टेंस है, तो आगे भी जो भी होगा पास्ट टेंस में ही हमारा होगा। क्लियर है क्वेश्चन कॉन्सेप्ट? तो ये हमारा V2 है। I fell down and hurt myself। अब हमें बताओगे कि ये myself रिफ्लेक्सिव है या एम्फैटिक है? रिफ्लेक्सिव है या एम्फैटिक है? अब बताओगे, जल्दी से मुझे आंसर करोगे। ये रिफ्लेक्सिव है या एम्फैटिक है? रिफ्लेक्सिव। बोलो। रिफ्लेक्सिव। स्वाभाविक रिफ्लेक्सिव है क्योंकि इसका एक्शन का जो रिफ्लेक्शन है, ये जो वर्ब हुआ है हट करने का, उसको कहां बजा रहा है? सब्जेक्ट पर। सी कुक्स द फूड, सी कुक्स फूड अनकंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल को प्रीफर नहीं करो, डिफरेंट नहीं है। सी कुक्स फूड हर्ट। अब यहां पर देखो क्या होगा हमारा? जल्दी से हमें बताएंगे कौन सा होगा? एम्फैटिक सेंटेंस है। रीजन कहां पर आ रहा है? एक्शन ऑब्जेक्ट पर। ये है हमारा एम्फैटिक सेंटेंस। एम्फैटिक सेंटेंस। जस्ट लाइक मोर एग्जांपल्स। आप कई सारे एग्जांपल्स लो, बनाओ और पहचानो कि इसमें क्या है, रिफ्लेक्सिव है या एम्फैटिक है। इसमें इतना ही हमें समझना है, ठीक है ना? जैसे the baby stands with दीवार। अब चूंकि बेबी है तो इसका हमारा जेंडर बनेंगे, न्यूटन रखेंगे इटसेल्फ। बताओगे रिफ्लेक्सिव है या एम्फैटिक है? The baby stands with the wall itself reflexive। रिफ्लेक्सिव यानी ये हमको वॉल पर नहीं जाना है, इसका रिफ्लेक्शन नहीं हो जा रहा है। तो बंदा दीवार के सहारे होता है, लेकिन यानी ये जो है हमारा एक्शन स्टार्ट करने का, ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये एक्शन खुद से हो रहा है, इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव रखेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे he wrote a letter himself and posted it। He wrote a letter himself and posted it। पास्ट में है यस, posted it। बताओगे रिफ्लेक्सिव है या एम्फैटिक है? एम्फैटिक सिंपल है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। रिफ्लेक्शन कहां पर जा रहा है? ऑब्जेक्ट। उन्होंने लिखा, लेकिन लिखा क्या है? एक पत्र को। तो खुद से एक पत्र लिखा, यानी ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, ये कहां पर इसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा? हमें ऑब्जेक्ट पे। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, इसको हम एम्फैटिक कहेंगे, एम्फैटिक सेंटेंस। और ये तो हमारा नीचे क्लियर हो गया। अब कुछ ऐसी पॉइंट होता है जो हम लोगों को ध्यान देना है। देखो दोस्तों, जैसे द डोर ओपन इटसेल्फ। अब हमारा क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव एम्फैटिक कौन सा प्रोनाउन है हमारा? जल्दी से बोलो। रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव है। ये सेंटेंस ही गलत है सर। ऐसा कैसे दिक्कत है? दरवाजा आपने से खुला, ऑटोमेटिक दरवाजा क्या? ऑटोमेटिक दरवाजा था सर, सेंसर वाला था। बिल्कुल सही जवाब करता है। तो ग्रामर का नियम चलेगा दोस्त। आप सेंसर वाला है कि रिमोट वाला है कि बैटरी वाला है कि एसी है डीसी नहीं चलेगा। यहाँ पर रूल कहता क्या है कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं दोस्तों जहां पर हम रिफ्लेक्सिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है? अब हमें ये टर्म याद रखना होगा। जैसे एक और एग्जांपल लेंगे पहले आपको कन्विंस करने से पहले। जैसे देख रहे हैं ना, बिल्कुल स्मूथ दिख रहे हैं।
कौन सा है वो हमारे जाने माने फेमस मोटिवेशनल स्पीकर है टकला मोटिवेशन हु इज नोन एज हर्षवर्धन जैन। हर्षवर्धन जैन। तो देखना ना हम भी लगता है उसी तरह से है। कॉपी में उनकी स्टाइल नहीं कर रहा हूं। तो मतलब यहाँ दोनों दिखाई दे रहा है बिट्टू से, ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पहले नहीं था। तो जैसे हमने इसलिए यहाँ पर मेरी निगाहें जा रही थी दोस्तों, यदि मैं ऐसे करता हूं I save my beard myself, SHAVE, I save myself on Sunday। संडे को समय मिलता है, हमने आप संडे को कर दिया। अब ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया, मैंने स्वयं से किया, बट मैंने स्वयं से नहीं किया, राइट। तो कहता क्या है दोस्तों, इसका पहले करेक्ट मैं बताऊं तो हो जाएगा I save myself, ये करेक्ट, सॉरी, I save on Sunday, I save on Sunday। हम संडे को ही क्या करते हैं, सेविंग करते हैं। और ये जो सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म बनेगा द डोर ओपन इटसेल्फ। दोस्तों क्या होता है, कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर इसको एक बार देखिएगा। कई सारे ऐसे वर्ड्स आपको दिखाई देंगे दोस्तों जिसके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ऐसे वर्ड में आपको सेल वर्ड इस्तेमाल करना है। दो वर्ड तो मैंने आप पहले ही बता दिया है, ओके। इसके बाद ड्रेस वर्ड भी होता है, ठीक है ना, यहां पर भी हम इससे बचेंगे रिफ्लेक्सिव में। सेव वर्ड जो होगा SHAVE सेव। इन सारे ऐसे वर्ड से हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करने में हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल हम लोगों को बचना रहता है। और फील वर्ड को भी हम लोग मेंशन करेंगे, फील, ठीक है ना। तो ये भी वर्ड को हम लोग मेंशन करने से, ये सारे वर्ड के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमें जनरली मोस्ट ऑफन अवॉइड करना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ठीक है दोस्तों। क्या फील, ये फील, दैट इज आई फील सॉरी फॉर माई सेल्फ। आई फील सॉरी इससे पहले माई सेल्फ कहने की कोई जरूरत नहीं है। आई फील सॉरी फॉर माई सेल्फ, फॉर ना, सॉरी फॉर ना। तो ये सेंटेंस हम लोगों को अवॉइड करना है। सिंपली कहिए आई फील सॉरी फॉर दिस। माई सेल्फ लगाकर के सेंटेंस को आप गलत न करें। तो इस तरह के सेंटेंसेस काफी इंपॉर्टेंट हमें ध्यान देने को मिलेगा। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और इसके इस्तेमाल पर हम आपको लगाते हैं बिल्कुल क्रॉस चिन्ह। आप इसको ध्यान देंगे, हमें इन सारे वर्ड के साथ नहीं करते। एक और सबसे इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, आजकल जो हमारा स्पोकन इंग्लिश जिसकी हम बार बार चर्चा लोग करते हैं, स्पोकन इंग्लिश में एक जो टर्म है बहुत फेमस चलता है, when someone starts introducing himself। सबसे पहला जो उसका क्वेश्चन होता है, myself Jeeps stand before you to have a beautiful speech, a wonderful speech like this. Myself this one, okay, standing before you as a morning commander, as a commander of this assembly, you can say. Myself this one, I am going to narrate a beautiful story. Myself this one belong to Daudnagar, currently studying in this one, like and so and so forth. तो दोस्तों ये जो myself इस्तेमाल आप कर रहे हो ना, myself this one, आप इससे बिल्कुल बचे। रूल कहता क्या है कि myself का इस्तेमाल दोस्तों कभी भी हम एज ए सब्जेक्ट नहीं करते हैं। ये आपको बिल्कुल क्या करना है, बिल्कुल इससे बचना है। एक पहले पॉइंट ही मैं लिखवा देता हूं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज नॉट यूज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। ये पॉइंट वेरी आई रहेगा दोस्तों, क्योंकि हम अक्सर बच्चे क्लासेस में हम लोग जब कहते हैं कोई भी आपका स्टोरी नरेट करना हो या चैप्टर्स इंट्रोड्यूस करते हैं, तो सिंपली वो यही कहते हैं, माई सेल्फ इज रमेश एंड करंटली स्टडीइंग क्लास 10th, आई एम गोइंग टू टेल फ्यू स्ट्रक्चर, फ्यू सेंटेंस, फ्यू वर्ड्स, व्हाटएवर, सो एंड सो फॉर्थ।
आपके स्कूल में जो मॉर्निंग असेंबली कंडक्ट होती है वहां पर भी बच्चे कहते हैं माई सेल्फ दिसवन कुमारा एंड कुमारी प्रेजेंट हियर विद सम जीके क्वेश्चंस, टुडेज थॉट्स, टुडेज मोरल स्टोरी विद न्यूज़पेपर्स, हेडलाइंस ऑफ द न्यूज़पेपर एटसेट्रा। दोस्तों यदि आपके स्कूल के भी विद्यार्थी इस तरह से वर्ड करते हैं या फिर आप किसी भी सब्जेक्ट्स के आप अभी तो आपके सामने बच्चे माई सेल्फ से अपना इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं, उनको रोकिए, उनको सिंपली बताइए क्या बताना है, माई सेल्फ इज जित्स। ये सेंटेंस यदि मैं बोलता हूं माई सेल्फ जित्स, वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लब, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द टॉपिक प्रोनाउन। इनकरेक्ट सेंटेंस आपको इस्तेमाल करना है माय नेम इज जित्स, माय नेम इज जित्स या आई एम जित्स, आई एम जित्स। और अभी भी हमने दोस्तों आपको बताया है क्या, पर्सनल प्रोनाउन। इसको एक और तरीका से हम कहेंगे किससे, इट्स का इस्तेमाल करके। जब आप कहीं पर इंट्रोडक्शन देने जाते हैं तो आप इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में देयर और इट का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो आपके लिए यदि आप क्लॉजेज में सेंटेंस मेंशन करना चाहेंगे तो आप मेंशन करेंगे इट इज जित्स हु, इट्स जित्स, इट्स जित्स present before you with some beautiful quotes, ठीक है, like this one। अब इसी को और मेंशन कर सकते हैं ऐसे भी, it is its who welcomes all my viewers और listeners जो भी होंगे हमारे listeners, चलिए viewers में सारे लोग आ देंगे। It is Jips who welcomes all my viewers at the English Club। ठीक है ना, आप इस तरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। आप कहीं पर भी आपको मौका मिलता है आप माय नेम इज का इस्तेमाल कीजिए, आई एम का इस्तेमाल कीजिए या इट इज का इस्तेमाल कीजिए। बहुत सारे लोग दिस इज का भी इस्तेमाल करते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आप स्टेज पर कहते हो दिस इज जिट्स, ये भी सवाल बहुत इंटरेस्टिंग होता है। दिस इज जिट्स, तो सर ये फर्क पहले आपको समझा देता हूं। दिस इज जिट्स और इट इज जिट्स में क्या होता है, तो दिस का आपको इस्तेमाल, दिस है क्या पहले ये समझो, ये पार्ट आप नोट कर लिए होंगे। चलिए आई थिंक वेट कर लो, चलिए फिनिश करते हैं। अब हमारा जो डेमोन्स्ट्रेटिव होता है, दिस के बारे में कॉन्सेप्ट देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। अक्सर लोग सवाल करते हैं सर दिस इज क्या होगा या इट, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं दोस्तों। जो दिस है ये दिस है क्या, हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ऐसे तो डिटरमाइनर है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। जब इसके बाद हम नाउन मेंशन कर देंगे, दिस इज माय पेन, तो दिस हमारा प्रोनाउन है। दिस पेन इज माइन, दिस मेरा डिटरमाइनर है। कॉन्सेप्ट पहले अच्छे से समझो। जैसे सर स्टॉप नो दिस क्वेश्चन दी है एन चलिए डबल बात जो हो गया है आई एम जिट्स, इट्स ओके। व्यूअर्स हमारे समझदार है, वो अवॉइड करेंगे, वो मिस्टेक्स है। दिस इज माय पेन, ठीक है ना, दिस इज माय पेन, ये हमारा क्या हो गया, दिस प्रोनाउन, ठीक है। लेकिन हम दिस सेंटेंस को ये कहते हैं दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन। तो अब हमारा जो सिंगल सेंटेंस दिस हो गया, अब ये प्रोनाउन नहीं है, क्या बन गया, डिटरमाइनर। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्योंकि उसके बाद क्या है, नाउन है। हमको मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किया है, डिटरमाइनर के बाद हमारा कौन सा पार्ट फोकस किया जाता है दोस्तों, नाउन आता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझना है, तो ये पॉइंट को क्लियर कर दिया। दिस, अब दिस का हमारा क्या होता है, प्लूरल फॉर्म, ये होता है दीज, ठीक है ना। तो अब यहां पर हम समझेंगे कि दिस का प्लूरल फॉर्म होता है दीज, दूसरा है हमारा डैट, ये है सिंगुलर दोस्तों, समझेंगे अच्छे से, ये हमारा प्लूरल होता है। आप बिल्कुल कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा मन में नहीं रखेंगे जो आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। जो भी आपको कॉन्सेप्ट रह जाता है मन में कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, या कोई भी डाउट रह जाता है मन में,
तो आप जरूर एक बार मैसेज के थ्रू आप बता देंगे सर इस टॉपिक पर नहीं हुआ, और आप भी जो हमारे लाइव सेशन को देख रहे हैं और या रिकॉर्डेड जो भी हो और जो ऑफलाइन पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए भी, दोनों के लिए, दैट हमारा सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल फॉर्म हमारा क्या होता है, दोज। ठीक है, अब समझो कि दिस का इस्तेमाल करते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए। अब सबको पता है डिमॉन्स्ट्रेट वर्ब के मतलब, डिमॉन्स्ट्रेट, ठीक है ना, जिसको जिसको नहीं पता वो हम लोग को अभी बता दो। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब यदि आपको नहीं पता, देखिए दोस्तों आपके स्कूल में कभी साइंस एग्जीबिशन लगा होगा, डेफिनेटली तौर पर आप अपने घर से आर्ट एंड क्राफ्ट जो भी बना कर ले गए होंगे। साइंस एग्जीबिशन, वो एग्जीबिशन है क्या, वही एग्जीबिशन का रियल फॉर्म हमारा डेमोन्स्ट्रेशन है, जिसको हम कहते हैं प्रदर्शनी। यानी आप प्रदर्शन करते हैं, आप अपने अंदर के जो आर्ट है, क्राफ्ट है, आपके अंदर क्रिएटिविटी है, जो आपके अंदर पोटेंशियल है, आप उसको दिखाते हैं। जो आपके प्रिंसिपल डायरेक्टर से जज करते हैं सारे स्टाफ मिलकर के, व्हिच क्रिएटिविटी इज बेस्ट, किनकी क्रिएटिविटी सबसे बेस्ट होती है, उनको हम लोग अवार्ड कर देते हैं। हमारे विद्यालय में हमारे बच्चे, हमारे हाउस के बच्चे हमेशा विनर्स होते थे, क्योंकि अपने हाउस में सबसे बढ़िया बच्चों को बच्चों को मैं सिलेक्ट कर लिया करता था। तो दिस इज नॉट चीटिंग, दिस इज, मैं उनको उस लाइक बनाता था। मोर वो सोचेंगे, द मोर दे थिंक द बेटर दे गेट। जितना आप उनको सोचने के लिए बात करेंगे, क्रिएटिविटी बढ़ती जाएगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है, जैसे देखिए हमारे हाथ में डस्टर है, तो हम कहते हैं दिस इज अ डस्टर, इट इज अ डस्टर, कहेंगे दिस इज सेंटेंस गलत हो गया, इट इज नहीं। ये इंट्रोड्यूस दे रहा है कि दिस इज डस्टर, नहीं। डस्टर को हम इंट्रोड्यूस तब करेंगे जब इसके बारे में पहली बार सपोज होगा, लोग इसके बारे में पता नहीं चलता है यार कि इससे फेस पर, चेहरे पर पाउडर लगाया जाता है, जिसमें होता है ना आपके पास रबिंग करने वाले कुछ या आपके पाउडर पर, तो अब लोग कंफ्यूज भाई इसके इस्तेमाल कहां करते हैं। तो हम इट इज अ डस्टर, दिस सेंटेंस इज लर्न, क्योंकि इट का इस्तेमाल हम इंट्रोड्यूस करने के लिए और हम यहां पर डेमोंस्ट्रेट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो आप स्टेज पर पहुंच गए साहब और कहते हैं दिस इज जींस, मतलब सब कहते हैं दिस इज जींस, ये जींस है, ऐसे नहीं कर रहे हो, आप उनको इंट्रोडक्शन दे रहे हो, आप दिखा नहीं रहे हो स्टेज पर चढ़ करके। तो दिस इज जींस भी कहते हैं, दिस इज मोहन, दिस इज राम, दिस इज श्याम, ठीक है ना, दिस इज सीता, रीता, मीता, गीता। ऑल सेंटेंसेस आर इनकरेक्ट, ऑल सेंटेंसेस आर इनकरेक्ट। क्या बोलना है, माय नेम इज, ठीक है, आई एम या इट इज, समझ में आई बात है। तो दिस का इस्तेमाल डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए, फॉर नियरनेस, शोइंग नियरनेस, और डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं वैसे थिंग्स को या हम पर्सन्स को कहेंगे, पर्सन को सिंपली समबडी से डिनोट कर देते हैं, थिंग्स के लिए समबडी और समथिंग दोनों एक ही टर्म में हो जाएगा। समथिंग और समबडी को डिनोट करने के लिए जो क्या हो, नियरनेस, नजदीक हो, नियरनेस। लेकिन इमेजिन करें कि अब यही डस्टर सपोज कॉर्नर में होता, कुछ डिस्टेंस पर होगा, ठीक है, पढ़ाने के दौरान किसी हाथ से फिसल कर यहाँ पर चला गया, तो हम कहते हैं दिस इज अ डस्टर, गलत। क्यों, क्योंकि दिस आप यहां करते हैं ना, वहां पर कहना पड़ा दैट इज अ डस्टर। यानी हम जब डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं और चीजें जब डिस्टेंट पर होती है, डिस्टेंस पर होती है, दीज और दोज, ये तो सिंगुलर हो गया, नियरनेस समबडी और समथिंग के लिए सिंगुलर कंडीशन में, और प्लूरल कंडीशन में ढेर सारा होगा तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, दीज, ठीक है ना, किसका इस्तेमाल करें, दीज। जैसे यहाँ पर ढेर सारे किताब है, जस्ट हमारे बगल में ही, आपको नहीं दिखाई दे रहा हो, कैमरा के ऊपर है स्टैंड पे तो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जस्ट हमारे क्लोज में बहुत सारे बुक, तो हम कहते हैं दीज आर माय बुक्स, ये हमारे बुक्स है। अब हमारे विद्यार्थी कुछ हमसे डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं, राइट, बट स्टॉप योर फर्स्ट, अब उनकी किताब है तो हम कहेंगे दोज आर देयर बुक्स। क्यों, क्योंकि वो हमसे डिस्टेंस पे है। तो सिंगुलर के लिए दैट, डिस्टेंस के लिए दोज, प्लूरल के लिए क्या कहेंगे, फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन चलेगा ही, या फॉर शोइंग डिस्टेंस, ठीक है, फॉर शोइंग डिस्टेंस, सिंगुलर फॉर्म में दैट, प्लूरल फॉर्म में दोज। तो दिस और दैट और दोज का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्तों, इट का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, और ये हमारा बड़ा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर मैं आपको एक प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा जिसमें सिर्फ सेंटेंसेस दिए जाएंगे और आपको पहचानना है।
अब इतना के बाद हम लोगों को दोस्तों जो अगला प्रोनाउन है जो हमसे मिस्टेक हुई थी बिगिनिंग में और रेसिप्रोकल में लिखा था, तो चलिए अब हम लोग उसी प्रोनाउन को आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में, सॉरी रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में। रेसिप्रोकल बहुत आसान है हम लोगों के लिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स जो भी हो उनके लिए, जो पहली बार सेशन को देख रहे हो हमारे रिकॉर्डेड ये सेशन को, तो आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, आप देखिए, कंटिन्यूअस एफर्ट लगाइए, आपको आसानी से हम समझ जाएंगे। बात करेंगे दोस्तों रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, सबसे पहले रेसिप्रोकल प्रोनाउन है कौन कौन से? दोस्तों बहुत सिंपल है, इसमें हमारा क्या होता है, ईच अदर। नाम से ही स्पष्ट है, ईच अदर का प्रयोग जो हम लोग करते हैं ना फॉर टू पर्संस, फॉर टू थिंग्स और पीपल, दो लोग हैं तब तक हम लोग बात कर लेंगे इसका ईच अदर का, और इसमें फिर हम लोग बात करेंगे वन अनदर, जो दूसरा होता है वन अनदर, वन अनदर। ये कॉन्सेप्ट होता है फॉर मोर देन टू पीपल, फॉर मोर देन टू पीपल ऑल थिंग्स। दो से अधिक, दो तक है तब तक हम इस्तेमाल करेंगे ईच अदर, लेकिन जैसे ही दो से हम लोग आगे बढ़ गए तो फिर हमारे पास ऑप्शन चेंज हो जाएगा, वन अनदर, वो अनदर दैट इज प्रोनाउन, ठीक है, ये भी हमारा प्रोनाउन है, ठीक है ना। अब यहां पर हमें देखो, चलिए डिटरमाइनर रूप में इस्तेमाल करने से अनदर, हाँ ठीक है ना, डिटरमाइनर के रूप में हम इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल, वी टॉक टू ईच अदर, वी टॉक टू ईच अदर, और ऑप्शन है हमारे पास वन अनदर। आसानी से आप पहचान लोगे क्या होगा, क्या होना चाहिए। अब हमको सिंपल है दोस्तों, भी माने हम लोग, यानी हम लोग दो को बोलेंगे, हम लोग दो से अधिक है नहीं, तो हम यहाँ पर इस्तेमाल कर देंगे अब हम लोग क्या, हाँ तो वी हम लोग, ठीक है ना, जैसे द टू बॉयज walk along the road, each other या वन अनदर, बताओगे क्या होगा हमारा, अब यहां पर ईच अदर होगा, क्योंकि दो है, दो से अधिक तो वन अनदर, दो के लिए बट ईच अदर, दो से अधिक वन अनदर, दो के लिए ईच अदर। चलिए जल्दी से कुछ पॉइंट्स आपको दिखते हैं, जल्दी से आप इसको नोट कर लेंगे दोस्तों। चलिए बढ़ेंगे आगे, बस आपको 30 सेकंड से समय देंगे, इससे ज्यादा समय आपको नहीं देने वाले हैं। चलिए दोस्तों, मैंने कहा आपको समय, इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं, इसमें समय देने की जरूरत नहीं है। चलिए आप स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। एक कॉन्सेप्ट इसमें जो सबसे बड़ी चीज क्या होता है ना, अभी जैसे हम लोग स्पीकिंग जहां पर बात करते हैं स्पोकन इंग्लिश में, तो हम लोग ग्रामर के नियम को धज्जी उड़ा देते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग किसी को भी कहीं पर इस्तेमाल कर देते हैं, तो अभी हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज नॉट यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, ठीक है। सिमिलरली फ्रेंड्स एक रूल अप्लाई होगा कि जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होंगे, ईच अदर और वन अनदर, गौर से ध्यान दीजिएगा, आर नॉट यूज्ड, आर नॉट यूज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। यदि कहते हैं कि सारे लोग, हम लोग जो है ईच अदर, हम
हम लोग क्या है, तैयार है जाने के लिए, हम लोग इंटेलिजेंट हैं। जैसे each other has gone there, ये सेंटेंस मीनिंगलेस है, आधार जो भी कर सकते हो, बिल्कुल करेक्ट है, कोई अर्थहीन जिसको आप कह सकते हो। और हम लोग एग्जांपल लेंगे, वन अनदर आर रेडी टू फाइट। ये सेंटेंसेस हमारा मीनिंगलेस है, कोई अर्थ ही नहीं बचता है, दोनों कंडीशन में एरर्स है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को ध्यान में रखना नहीं, कभी भी नहीं इस्तेमाल करेंगे। नेवर यूज्ड एज ए सब्जेक्ट। आपने क्या समझा? रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर नेवर यूज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। अब दोस्तों रेसिप्रोकल के बाद हम लोग को जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव को, ठीक है ना। अब इसमें हम लोगों को नए सेशन मिलेंगे, आज के सेशन को यहीं पर हम लोग करेंगे। बट हम लोग जाते जाते इस चीज को कौन कौन से हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सुनते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ है नहीं हुआ है, उसको भी हम लोग को देखेंगे। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव को शुरू कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पहले समझना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले each, every, either, another, neither, another है, ठीक है, neither, no, all, some और any। ये सारे को हम लोग कहेंगे दोस्तों क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ये वन अनदर है दोस्तों, यहाँ पर वन अनदर की चर्चा की जाएगी, वन अनदर, ठीक है ना। देखो ये सारे हमारे क्या होते हैं, आपके डिटरमिनर, सॉरी प्रोनाउन, ठीक है। अब इसमें कैसे इन लोगों का इस्तेमाल होते हैं ये हम लोगों को समझना है। तो ईच का पहले मतलब आपको पता है, ईच का मतलब क्या होता है? ईच एवरी सिंगल, एवरी सिंगल कर सकते हो। ईच मीन्स a group of things, a group of people or things considered individually, ठीक है, यानी एक एक करके, एक एक इंडिविजुअली। एवरी के साथ भी यही कॉन्सेप्ट होता है। एवरी हैज द सेम मीनिंग बट लेस emphasizes individually, but is less emphasis on individually। इंडिविजुअल कह दीजिए, इंडिविजुअल, लेकिन इंडिविजुअल पर इसका लेस एम्फेसिस प्रभाव होता है। हाँ, बट इज दैट इज अनदर थिंग्स, ओके। ये जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे इज लेस एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल। सेंटेंसेस पर बात कर रहे हो, बट इट हैज लेस एम्फेसिस, लिटिल लेस ऑन इंडिविजुअल, हैज ऑन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल पर बात करो। इसका जो होता है एवरी पे बहुत कम इसका प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। अंतर इस मायने भी होता है कि एच हमारा डिटरमाइनर है दोस्तों, ये हमारा प्रोनाउन है, टिक होगा, एवरी हमारा डिटरमाइनर है दोस्तों, प्रोनाउन है दोस्तों, इस पर टिक होगा, इस पर टिक होगा, ठीक है। अब जो है दोस्तों ये चीज देखना है, और सारी बातें यहीं पर बता दूंगा दोस्तों, तो नए सेशन में क्या लेंगे। तो दोस्तों
नए सेशन में हम लोग शुरू करेंगे फिर से। आपके लिए जो टर्म हमारा होगा वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो दोस्तों यही था आज का हमारा मिला जुला सेशन। जो भी कहेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट, छोटी मोटी बातें बताई गई, बाकी हम लोग प्रैक्टिस नए सेशन में करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नए सेशन में।